Assalamu alaikum, dear students. Today the topic of discussion is cooperative society. First of all, the definition of cooperative society. 4 types of ownership we have done: sole proprietorship, partnership, joint stock company, or corporation. And now we are going to do cooperative society. Definition: the cooperative form of organization commonly known as cooperative society is a voluntary association of individuals for the common purpose of running some business activity for their mutual benefit. The underlying principle of cooperation is self help through mutual help. हर एक का स्लोगन मैंने आपको बताया. सोल प्रोप्राइटरशिप का 1 मैन शो, पार्टनरशिप का 1+1=3, सिनर्जी का कॉन्सेप्ट, कंपनी या कॉरपोरेशन का मैन कम्स एंड मैन गोज बट द बिजनेस गोज ऑन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प. ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है सोसाइटी की वॉलंटरी रजाकाराना तौर पे बनाई जाती है इंडिविजुअल्स की, जिनका एक कॉमन पर्पस होता है कि वो कोई बिजनेस एक्टिविटी को रन करेंगे म्यूचुअल बेनिफिट के लिए. ठीक है जनाब. कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन बेसिक एम क्या होता है? ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल. क्या मतलब हुआ? आपने नाम सुना होगा खज्जी मेमन जमात कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, दाऊदी बोरा जमात की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बोरी जमात की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, या बस सर्विस, या उनकी अपने कम्युनिटी के लिए कोई भी वो सर्विसेज दे रहे हैं वो कम नरखों में चीज़ों की फरहमी. तो ऑल आर द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. अच्छा जनाब, ये तो डेफिनेशन हो गई, मेरा ख्याल में समझ में आ गई होगी. कोऑपरेशन म्यूचुअल कोऑपरेशन से बनाई जाती. किसी की चीज़ की कमियाबी हुई, अपनी कम्युनिटी के लिए शुगर की प्राइसेस बढ़ रही थी, अपनी कम्युनिटी के लिए ख़रीद के उनको कम नरखों में सेल आउट करना. ये प्रॉफिट के लिए नहीं होती, यहाँ सरप्लस होता है. एक्सेस हो रहा है, आपका इनकम आपकी ज़्यादा हो रही है, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, सरप्लस. अगर आपकी इनकम कम हो रही है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो डेफिसिट. नो प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है. बाकी 3 टाइप्स ऑफ ओनरशिप में अब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा जनाब, इंट्रोडक्शन की मैंने बात की थी. इंट्रोडक्शन कह लें या कहाँ से शुरुआत हुई, ये तो हम इसकी बात करते हैं. मकसद क्या होता है इसका, पहले तो ये बात करते हैं कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगेंस्ट मोनोपलीज एंड टू एलिमिनेट द मिडिल मैन. मोनोपलीज का जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उन गरीब लोगों के लिए अपनी कम्युनिटी की आपने हाउसिंग की स्कीम शुरू की जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. मोनोपलीज के अगेंस्ट इकोनॉमिक प्रोटेक्ट करना उनको, और मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देना, खुद ही वो चीज़ें फराहम करके उनका खर्चा बच जाएगा मिडिल मैन का. फर्स्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंग्लैंड वाज फॉर्म्ड बाय रॉबर्ट ओवेन in 1844 with 28 members called Rochdale Society of Equitable Pioneers. The Workers' Society gradually led to worldwide movement of organizing cooperative societies in various fields of economic activity such as credit, farming, marketing, housing, transport, insurance, fisheries, पोल्ट्री. ठीक है. पहली दफ़ा जो है इंग्लैंड में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. रॉबर्ट ओवेन ने इसको फॉर्म किया. OWEN, ओवेन, रॉबर्ट तो आपको समझ में आ गया होगा. रॉबर्ट ओवेन 1844 में 28 मेंबर्स थे इसके. रॉशडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर्स इसका नाम रखा गया. ये वर्कर सोसाइटी थी जिसने लीड किया वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर. जैसे क्रेडिट की आप बना लें कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनका मकसद हो कि लोगों को कर्जाजात फराहम करना. फार्मिंग के लिए काम करना, ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स और मुख्तलिफ चीज़ें, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह फराहम करना, फर्टिलाइज़र या सीड्स वगैरह फराहम करना, सो ऑन. हार्वेस्टिंग के तरीके बताना, जो भी कुछ है. मार्केटिंग
हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, फिशरीज, पोल्ट्री एक्सेट्रा। अच्छा जनाब, in South Asia, cooperative movement started for obtaining credit facilities by farmers. साउथ एशिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई ताकि ऑब्टेन किया जाए कर्जाजात की फैसिलिटीज फार्मर से। ठीक है। आफ्टरवर्ड सोसाइटी वर फॉर्म फॉर डिफरेंट पर्पसेस, बाद में दूसरे मकासद के लिए बनी नहीं, जैसे एग्रीकल्चर सच एज कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सेट्रा। यकीनन जब आपकी फसलें तैयार होती हैं तो उनकी कल्टिवेशन भी होती है, सेल्स भी होती है चीज़ें, और उनकी मार्केटिंग भी होती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बेसिक प्राइमरी प्रोडक्ट है आपकी। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके अलावा फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है उन्होंने बहुत अहम रोल किया एक्टिविटीज़ ऑफ कम्युनिटीज़ अदर देन फार्मर्स। सिर्फ फार्मर्स के लिए उन्होंने काम नहीं किया, फार्मर्स के लिए क्रेडिट के फराम या उनके लिए नहीं, फार्मर्स के अलावा और कम्युनिटीज़ के लिए भी उन्होंने जो है अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई। साउथ एशिया की बात हो रही है। साउथ एशिया में ये मूवमेंट शुरू हुई formation of agricultural credit societies under the provision of Cooperative Societies Act 1904। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904। क्यों हमारा ये 1904 है? देखिए, सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट का कानून वहाँ ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, ब्रिटिशर्स से वही कानून इंडिया में लागू हुआ सब कॉन्टिनेंट में, और फिर पाकिस्तान बाद में मौजूद में आया, तो हमने कुछ चीज़ें एज इट इज उठा ली हैं। ठीक है। In 1912, this act was amended and allowed established cooperative societies for non-credit purpose. Now this act is called Cooperative Societies Act 1912। बाद में ये नॉन क्रेडिट पर्पज के लिए भी बनाए जाने लगे और इसका नाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 रखा गया। ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको पूरा दे दिया कहाँ से बनी 1900। अब जो हम फॉलो करते हैं वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 की ही हम बात करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। पहले चलो मैं पढ़ देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओपन मेंबरशिप, प्रोविजन ऑफ कैपिटल, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, सर्विस मोटिव, स्ट्रीट कंट्रोल। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं ओपन मेंबरशिप की। ओपन मेंबरशिप से मुराद क्या हुई कि मेंबरशिप जो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की वो वॉलंटरी होती है और अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेंबरशिप के लिए, और रज़ाकाराना तौर पे होती है। कोई भी मेंबर बन सकता है अगर वो सब्सक्राइब करता है कॉमन ऑब्जेक्टिव में और कैपिटल में, यानी वो सरमायाकारी करना चाह रहा है, कॉमन पर्पस है, एक ही मकसद के तहत और सरमाया लेकर आ रहा है, तो ओपन मेंबरशिप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वॉलंटरी या रज़ाकाराना तौर पे। प्रोविजन ऑफ कैपिटल। The capital of cooperative is generally divided into a number of shares of equal value and a member can purchase any number of shares। ठीक है, वही बात है जैसे जस्ट लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी, यहाँ पे भी कैपिटल जो है वो शेयर्स के सूरत में, और मेंबर्स हैं जितने भी शेयर्स ले सकते हैं। इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन पे लिमिट है, लिमिट इज यूजुअली सेट ऑन इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन, ताकि चेक किया जाए कंसंट्रेशन ऑफ ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड्स। देयर इज नो लिमिट फॉर शेयर कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर कैपिटल की कोई हद मुतय्यन नहीं है। कोई भी रेस देयर कैपिटल टू एनी अमाउंट ड्यू टू ओपन मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन। ओपन मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन की वजह से कोई भी जब चाहे जो है वो अपना जो है वो मेंबरशिप हासिल कर सकता है कैपिटल में। ठीक है, कोई कैपिटल जो है रेस करने का ओपन मेंबरशिप है, जो कोई भी बनना चाहे, कॉमन पर्पस बस उसका हो और सब्सक्राइब कर दे शेयर्स कैपिटल, तो वो हिस्सा बन जाएगा। डेमोक्रेटिक कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन
डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? जमहूरियत, ठीक है। वेयर ऑल मेंबर्स इंजॉय इक्वल राइट्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, हर एक के पास बराबर का राइट्स है। तो कंपनी के केस में क्या था कि मैनेजमेंट के पास अलग राइट्स थे, शेयर होल्डर्स के अलग थे। मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स नहीं चलाते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स चलाते थे एंड सो ऑन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल राइट्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल है। ईच मेंबर हैज ओनली वन वोट इन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर मेंबर का एक वोट होगा चाहे वो जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल का, which brings about equal voice of all members in the management and administration of the cooperative business। उसका इक्वल ही वो मेंबर है, उसकी वॉइस इक्वल है तमाम मेंबर से, मैनेजमेंट में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोऑपरेटिव बिजनेस के। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या आपका कि मैनेजमेंट कमेटी जो है वो जनरली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स टू कैरी ऑन डे टू डे। मैनेजिंग कमेटी है वो डे टू डे मेंबर्स ही जो है वो डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए खुद ही अपने मेंबर्स को अलग करते हैं कि ये लोग काम करेंगे। वो कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है जनरल बॉडी ऑफ द मेंबर्स and has to execute the policy framed by the members at the annual general meeting। एग्जीक्यूट करे वो पॉलिसी जो बनाई गई थी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। द कंट्रोल ऑफ द कोऑपरेटिव बिजनेस यूजुअली बिजनेस अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द मेंबर्स। इसीलिए कंट्रोल जो है वहाँ पे इन केस ऑफ कॉरपोरेशन जो था वो डायरेक्टर्स के ऊपर था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल का काम नहीं है, मैनेजमेंट उनको नहीं चलानी, बल्कि मेंबर्स ही जो है वो कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव बिजनेस के डिपेंड करता है उनके ऊपर। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस से मुराद क्या हुई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनका मकसद जो है प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, और कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इवन इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स एज डिविडेंड। अब डिविडेंड के तौर पे यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड नहीं होता। कोई भी सरप्लस होगा यानी आपके अखराजात कम हुए और आमदनी ज़्यादा हुई तो वो आपका सरप्लस कहलाएगा। वो सरप्लस जो है वो यूटिलाइज होता है पार्टली फॉर क्रिएटिंग रिजर्व फंड। उसका कुछ हिस्सा रिजर्व फंड के तौर पे रखा जाता है और कुछ हिस्सा जो है फॉर सम वेलफेयर एक्टिविटीज़ और फॉर पेइंग अ रिबेट टू मेंबर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन विद द सोसाइटी। क्या मतलब हुआ कि उसका कुछ हिस्सा तो जो सरप्लस हुआ उसका कुछ हिस्सा रिजर्व के तौर पर रखा जाएगा, कुछ हिस्सा जो है वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ में या पेइंग ऑफ रिबेट ऑफ मेंबर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन विद द सोसाइटी, रिबेट के तौर पे दिया जाता है। समटाइम्स नॉन मेंबर एम्प्लॉयज आर ऑल्सो पेड बोनस एंड आउट ऑफ दिस सरप्लस। और कभी कभी ऐसा होता है जो आपका सरप्लस होता है उससे जो आपके नॉन मेंबर्स होते हैं, जो आपने एम्प्लॉय रखे हुए होते हैं, उनको कभी कभी बोनस और जो है दे दिया जाता है उसी सरप्लस से। बात समझ में आ गई? प्रॉफिट मोटिव नहीं है, लेकिन जब आप कारोबार करेंगे, पैसा लगाया है तो इनकम और एक्सपेंसेस तो हो रहे हैं ना। बात समझ में आ रही है? जब इनकम और एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो अगर इनकम ज़्यादा हो रही है तो सरप्लस, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो डेफिसिट। प्रॉफिट एंड लॉस का जिक्र नहीं है। सरप्लस का काम क्या है कि डिविडेंड के तौर पे नहीं मिलेगा, बल्कि उसका कुछ हिस्सा रिजर्व रख दिया जाएगा और कुछ हिस्सा जो है वो वेलफेयर के कामों में लगेगा या उसी रेशो प्रोपोर्शन आपके उसका कुछ हिस्सा जो है वो रिबेट देने में खर्च होगा, जो आप जितनी ज़्यादा आपके इंडिविजुअल उसी प्रोपोर्शन में जिसमें इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन आपको सोसाइटी के साथ होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नॉन मेंबर्स एम्प्लॉयज़ जो होंगे, जो मेंबर्स नहीं होंगे, जो एम्प्लॉयज़ आपने रखे होंगे, उनको बोनस वगैरह भी कभी कभी उसी में से दिया जाएगा, उसी सरप्लस में से। ठीक है बेटा, अच्छी तरह समझा दिया मैंने।
उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। इंडिविजुअल्स ऑफ मॉडरेट मीन्स एंड इनकम ऑर्गेनाइज themselves into cooperative for the purpose of supplying their own requirements in the form of goods and services। जो इंडिविजुअल है, अकेला शख्स है, फर्द वाहिद है, वो मॉडरेट मीन्स का दरमियाने, उसका दरमियाना तबके का, जिसकी आमदनी उधर आए दरमियाने मॉडरेट है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को कोऑपरेटिव्स के तौर पे, ताकि उसका मकसद क्या होता है, सप्लाई कर सके अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स की सूरत में या सर्विसेज की सूरत में। दस सर्विस एंड नॉट प्रॉफिट इज द मेन मोटिव विच गाइड द कोऑपरेटिव सोसाइटी। मकसद क्या है, सर्विस मोटिव है, किसी को फ़ायदा फराहम करना, खिदमात देना, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। बात समझ में आ गई। स्टेट कंट्रोल। Cooperative organizations are subject to control and supervision of government control in, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट कैसे, क्योंकि एक्ट मौजूद है ना, तो कानून की बात आती है, तो फिर आपको कानून आ गया तो स्टेट का भी कंट्रोल होता है। इन पाकिस्तान द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में पहले भी बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में भी, ठीक है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रजिस्टर्ड ओनली व्हेन इट फुलफिल्स द कंडीशन लेट डाउन फॉर द पर्पस। कोऑपरेटिव सोसाइटी उसी वक्त रजिस्टर्ड होगी जब वो तमाम कंडीशंस को फुलफिल करेगी जो एक्ट में मौजूद हैं और जिस मकसद के लिए वो बनाई जा रही है, और वो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। जनाब जी ये तो हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या क्या है। सबसे पहले है एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, दीज सोसाइटीज आर जनरली फॉर्म बाय, अच्छा मैं पहले सारी टाइप्स पढ़ दूँ। एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, एग्रीकल्चरल नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़, क्रेडिट नॉन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, नो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है बेटा, सबसे पहला शुरू करते हैं ये नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, इसको आप दोनों तरह कह सकते हैं। जी जनाब, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज में पहले है नंबर 1 पे, दीज सोसाइटीज आर जनरली फॉर्म बाय द फार्मर्स एंड अदर पीपल हु बिलोंग टू एग्रीकल्चर with the object of extended short-term financial accommodation to the members as well as promoting habits of thrift and mutual help। क्या मकसद है, ये सोसाइटी ज़्यादातर बनाई जाती हैं, फार्मर्स बनाते हैं, फार्मर्स इसको बनाते हैं या दूसरे लोग जो बिलोंग करते हैं एग्रीकल्चर से, जिनका मकसद होता है बढ़ाना शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल अकोमोडेशन, मदद को मेंबर्स के लिए, एज वेल एज प्रोमोटिंग हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड म्यूचुअल हेल्प, और लोगों में जो सेल्फ हेल्प के जरिए म्यूचुअल हेल्प की कोशिशों को बढ़ाना, ठीक है, अपनी मदद आपके तौर पे, इमदाद बाहिमी भी कहते हैं इसे उर्दू में। ठीक है बेटा, द फंड्स ऑफ दीज सोसाइटीज comprise of the fair capital contributed by the members। क्या है फंड्स, जो मेंबर्स, सोसाइटी का फंड क्या है, जो मेंबर्स शेयर कैपिटल के तौर पे कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बिसाइड दे में ऑल्सो रेज लोन्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, और कभी कभी ये एक्सटर्नल सोर्सेज से लोन भी लेते हैं, ये ग्रांट करते हैं लोगों को, लोन्स देते हैं टू दी मेंबर्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेज, प्रोडक्टिव पर्पजेज के लिए ये लोगों अपने ही मेंबर्स को कर्जा जात की फराहमी करते हैं, एंड चार्ज अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोगों अपने मेंबर्स को कर्जा जात की फराहमी करते हैं। ठीक है, ये एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ थी। दूसरी हमारे पास है एग्रीकल्चरल नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़। Such societies are formed to provide different facilities to the agriculturists like marketing of agricultural produce, developing better facilities of irrigation, adopting mechanized farming and rural development etc। क्या मतलब हुआ, वहाँ कर्जा जात की फराहमी थी, एग्रीकल्चरल ही है ये, लेकिन नॉन क्रेडिट है, उधार देना इनका काम नहीं है, कर्जा देना इनका काम नहीं है,
ये आपको फैसिलिटीज़ देते हैं एग्रीकल्चरिस्ट को, जैसे मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, किस तरह से मार्केटिंग की जाए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, ठीक है। प्रोड्यूसर सोसाइटीज़ क्या सॉरी डेवलप की जाती है बेटर फैसिलिटीज़ इरिगेशन की, आबपाशी के बेहतर ज़राअत तरीक़ाकार पैदा करना। अडॉप्ट करते हैं मशीनों के ज़रिए फार्मिंग के लिए, फार्मिंग की मशीनें, हार्वेस्टिंग की, आपके क्या कहते हैं ट्रैक्टर वगैरह या इनकी फराहमी के लिए, ठीक है। और रूरल डेवलपमेंट की, देही इलाकों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन क्रेडिट नॉन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, ठीक है बेटा। नो क्रेडिट नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ का काम क्या है? These societies are formed by non-agricultural people for their mutual benefit. अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए एग्रीकल्चर के बाहर के जो एग्रीकल्चर जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं, वो लोग ये बनाते हैं। ये मुख्तलिफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी के लोग होते हैं जो कॉर्पोरेट ताकि हल कर सकें मामलात, कलेक्टिव प्रॉब्लम्स, और सेफ गार्ड करती हैं राइट्स बाय ऑब्टेनिंग फैसिलिटीज़ ऑफ कॉमन बेनिफिट, ठीक है। अपने मसले खुद ही दूर करने के लिए डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी जो है वो कॉर्पोरेट सोसाइटीज बनाते हैं, कलेक्टिव प्रॉब्लम्स और उनको हल करने के लिए ऑब्टेन करते हैं फैसिलिटीज़ ऑफ कॉमन बेनिफिट, अपने खुद ही मामलात को, खुद ही प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, कॉमन बेनिफिट हासिल करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर्स ने अपनी सोसाइटीज़ बना ली हों, ठीक है बेटा। कंज्यूमर्स की अपनी सोसाइटीज़, ठीक है। कंज्यूमर्स की अपनी सोसाइटीज़, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद आपके पास है ठीक है प्रोड्यूसर्स की सोसाइटीज़, कंज्यूमर्स की सोसाइटी, कंज्यूमर की फलाह बहबूद के लिए प्रोड्यूसर सोसाइटीज़, प्रोड्यूसर्स की फलाह बहबूद के लिए मार्केटिंग सोसाइटीज़, मार्केटर्स की फलाह बहबूद के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़, लोगों को घरों की फराहमी करने के लिए अपनी मदद आपके तहत हाउसिंग सोसाइटीज़ हो गई, ठीक है। प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा, प्रोफेशनल्स की अपनी अपनी सोसाइटीज़, डॉक्टर्स अपनी बना लें कॉर्पोरेट सोसाइटी, या इंजीनियर्स अपनी बना लें, लॉयर्स अपनी बना लें, एंड सो ऑन, ठीक है। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन क्रेडिट नॉन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़। फोर्थ या लास्ट आपके पास है नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। ये वो सोसाइटीज़ होती हैं जो फ्रेम की जाती हैं लोगों से मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस के एग्रीकल्चर के अलावा, जिनका मेन मकसद जो होता है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अकोमोडेशन फराहम करना होता है मेंबर्स को। ज़्यादातर ये रन करती हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के तौर पे टू एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू स्मॉल ट्रेडर्स। स्मॉल ट्रेडर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज देने के लिए ये ज़्यादातर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के तौर पे काम करती हैं ताकि कर्जाजार दे सकें स्मॉल ट्रेडर्स को, वर्कर्स को, आर्टिसंस मतलब हुनरमंदों को, एंड अदर मिडिल क्लास पीपल और दूसरे मिडिल क्लास पीपल को। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फॉर्मेशन का तरीका ज़रा देखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के 1912 के अंदर। इस मकसद के लिए फाउंडर्स ऑफ सोसाइटी प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपना एक आइन तैयार करते हैं। फाउंडर्स जो हैं बाय लॉज बनाते हैं, दूसरी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं रजिस्ट्रार के साथ। नेसेसरी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे की जाती है। जब रजिस्ट्रार उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा लेता है और तसल्ली बख्श होती है, सेटिस्फाई होता है, तो वो उसका नाम और उसके पर्टिकुलर सोसाइटी के अपने रजिस्टर में रजिस्टर्ड कर लेता है और इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना फंक्शन स्टार्ट करती है। जनरली द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, इसलिए
आमतौर पर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड होती है जस्ट लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी. कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर बाउंड टू मेंटेन एंड कीप प्रॉपर अकाउंट्स प्रॉपरली एंड रेगुलरली ऑडिटेड. ठीक है, अपने प्रॉपर अकाउंट्स रखने बनाने होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, और उनको रेगुलरली ऑडिट प्रॉपरली और रेगुलरली ऑडिट भी कराना होता है. ठीक है, पीरियोडिकल रिपोर्ट्स सबमिट करानी होती है रजिस्ट्रार से. पीरियोडिकल रिपोर्ट मतलब सहमाही, 6 महीने पे, 3 महीने पे, 6 महीने पे, 1 साल पे एंड सो ऑन. और डिस्कस करना होता है एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ सोसाइटी में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो सीरियसली अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स है. ठीक है बेटा, ये तमाम चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं. फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में. अगर कुछ भी पूछना हो तो मैं लेक्चर अपलोड करूँगी, जब भी पढ़ लें आप लोग उसके बाद पूछ सकते हैं नीचे क्वेश्चन के तौर पे, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं आगे. एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. अच्छा जनाब, एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में पहला है डेमोक्रेटिक. हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं. जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो डेमोक्रेटिक होती हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट. ठीक है, डेमोक्रेसी किस तरह से, वन मैन वन वोट. सो दे आर फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिच पीपल. किसी का असर रिच पीपल का नहीं होगा. वन मैन वन वोट, जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका जितना भी आप शेयर कैपिटल लेके आ रहे हैं, आपका वन मैन वन वोट है. डेमोक्रेसी है. इकोनॉमिकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, इकोनॉमिकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट पॉइंट है, एडवांटेज है, they ensure supply of scarce commodities and essential to their members at most economical rates, eliminating interest of middlemen. इंश्योर करते हैं सप्लाई ऑफ स्केयर, जो कमियाब है कमोडिटीज़. मैंने एग्जांपल पहले दे दी थी शुगर की, कि शुगर का बुरान हुआ तो उन्होंने लेके ज़ख़ीरा कर लिया सोसाइटी ने, और अपने एसेंशियल मेंबर्स को बहुत इकोनॉमिकल रेट्स पे देते हैं, एलिमिनेट करके मिडिलमैन का खर्चा. मिडिलमैन भी तो खर्चा लेता है, उसको कम निरखों में अपनी कम्युनिटी को, अपने मेंबर्स को फराहम करना. बात समझ में आ गई. तीसरी चीज़, प्रोमोट कोऑपरेशन. दे प्रोमोट कोऑपरेशन बिटवीन द पीपल एंड इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव. लोगों के दरमियान जो है वो कोऑपरेशन को, अपनी मदद, इमदाद, बाहमी के जज्बे को पैदा कर रहा है. ठीक है, लोग इस तरह डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव ज़्यादा से ज़्यादा होंगी. ठीक है, लोगों को इमदाद बाहमी का शऊर देना, प्रमोट करना, कोऑपरेशन करना, आपस में इमदाद बाहमी करना, इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव बनेंगी. नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक जस्टिस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस ऑन द बेसिस ऑफ डीलिंग्स ऑफ द मेंबर्स इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस. क्या मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करना सरप्लस को ऑन द बेसिस ऑफ डीलिंग्स ऑफ द मेंबर्स इंश्योर करता है इकोनॉमिक जस्टिस को. बात समझ में आ गई. ठीक है, मेरे ख्याल में सरप्लस को जो है वो जितनी डील करेंगे मेंबर्स उतनी हिसाब से सरप्लस कर मिलेगा. इसलिए इकोनॉमिक जस्टिस है, जितने मेंबर से डिस्कस आप करेंगे उतना आपका सरप्लस होगा. बात अब आप पहले पढ़ के आ चुके हैं. कुछ रिजर्व में लग जाता है, बाकी जो है वो वेलफेयर के लगता है, और कुछ उसमें से रिबेट के तौर पे मेंबर्स को मिलता है, जितनी वो डील उसमें उसी प्रोपोर्शन में जितने वो मेंबर्स से ट्रांजैक्शन करते हैं या मेंबर से डील करते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट है आपका म्यूचुअल हेल्प. लो वैल्यू ऑफ शेयर्स इनेबल करता है लोगों को कि वो ज्वाइन करें कोऑपरेटिव
एज मेंबर्स। ये प्रमोट करती है हैबिट ऑफ म्यूचुअल हेल्प, ठीक है, इमदाद बाहिमी के उसको करती है। अच्छा जनाब, कंसेशंस क्या हुई? The cooperative society enjoys certain concession given by the state, exemption from income tax, stamp duty, etc. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो आपको कंसेशन दे रही होती है, जो स्टेट आपको देता है वो आपको कंसेशन एंजॉय करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे कोई इनकम टैक्स, कोई स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लागू नहीं होती, ठीक है बेटा। लास्ट पॉइंट है ट्रेनिंग टू मेंबर्स। ट्रेनिंग टू मेंबर्स में क्या हुई? कोऑपरेटिव्स जो है वो इम्पार्ट नेसेसरी ट्रेनिंग टू देयर मेंबर्स, कंज्यूमर्स, फार्मर्स, वर्कर्स एंड मिडिल क्लास पीपल रिसीव ट्रेनिंग इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है बेटा। डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बिजनेस में जो है वो आपको ट्रेनिंग फराहम करती है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। मेरे ख्याल में ये क्लियर होंगे एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस इसके भी 5 डिसएडवांटेज हैं। पहला है डिसएडवांटेज है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, इट लैक ऑन कंसिडरेबल एक्सपेंशन। बहुत ज़्यादा अगर ये बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्री मेंबरशिप है, ओपन मेंबरशिप है, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एंड फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन सक्सेसफुली, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाएगा तो बहुत डिफ़िकल्ट इसको कंट्रोल करना और इसके बुनियादी उसूलों को कोऑपरेशन के सक्सेसफुली रन करना। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है आपका नो प्रॉफिट मोटिव, इट लैक्स इन प्रॉफिट मेकिंग इंसेंटिव विच इज़ कॉमन इन अदर फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप। तमाम टाइप्स ऑफ ओनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉर्पोरेशन में हमने प्रॉफिट को देखा था मेन। यहाँ तो प्रॉफिट का कोई है ही नहीं, इंसेंटिव ही नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग इंसेंटिव नहीं है, बल्कि क्या है? सर्विस मोटिव है। समझ में बात आ गई? तो इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है लिमिटेड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जनाब, कॉर्पोरेटिव में नॉट बी एबल टू मोबिलाइज एडिक्वेट कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर लार्ज बिजनेस, ठीक है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज मोबिलाइज ही नहीं कर सकते एडिक्वेट कैपिटल के जो लार्ज बिजनेस को ज़रूरी होता है, वो सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉर्पोरेशन में ही मुमकिन है। सो इट हैज़ लिमिटेड ऑपरेशन अंजाम देती है ऑन अकाउंट ऑफ इट्स नेचर, नौइयत के हिसाब से वर्क की, एंड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से भी लिमिटेड ऑब्जेक्टिव, लिमिटेड मकासद ही पूरे कर सकती है। बात समझ में आ गई? लिमिटेड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनती है। नो अट्रैक्शन फॉर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, से मुराद क्या हुई? Cooperatives are not able to attract well-qualified, talented, and experienced hands for the purpose of the management, since they cannot afford to pay better salaries to the employees, and as such it cannot hire the services of management experts। जब ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, जब ये है ही प्रॉफिट इसका मोटिव नहीं है, तो ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कैसे हायर कर सकती है? उनको तो हाई सैलरी, हाई पर्क्स की ज़रूरत होती है, वो उनको हायर ही नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए जो है मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है, अफोर्ड ही नहीं कर सकती बेटर पेमेंट्स, बेटर सैलरीज, पर्क्स, अलाउंसेज एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट है आपके पास डिसएडवांटेज लैक ऑफ स्टेबिलिटी। दे आर वेरी फ्यू मेंबर्स इन कोऑपरेटिव्स हु रिमेन परमानेंटली। कुछ मेंबर्स होते हैं जो परमानेंटली रहते हैं। इट इज़ क्वाइट ऑफन फाउंड दैट द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव्स turn to other types of organization for satisfying their economic needs। चंद ही few members permanently रहते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर्स जो हैं वो अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ स्विच ओवर कर जाते हैं ताकि अपनी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर सके। दिस लीड्स समटाइम्स टू द कोलैप्स ऑफ एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव, और इसी वजह से कभी कभी आपकी एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव जो है वो कोलैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है।
अच्छा जनाब बेटा, इसके बाद जो एक टॉपिक इसमें रह जाएगा, डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन दोनों की डिफ्रेंसिएशन, ये आप लोग खुद से कीजिएगा, हर किताब में मौजूद होगा। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो इस लेक्चर को जब मैं अपलोड कर दूंगी तो उसके बाद जब आप लोग पढ़ लीजिएगा तो उसमें से कुछ समझ में ना आया हो तो वहीं क्वेश्चन कर लीजिएगा, एंड जैसा आप लोग बेहतर समझे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मार्केटिंग का। इंशाल्लाह उसका लेक्चर मैं कल ठीक है, कल तक इसको अपलोड इंशाल्लाह कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।